जय हिंद बच्चों। MS टीचिंग पॉइंट्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का तीसरा क्लास आज हम लोग करेंगे। तो बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया को ही उभय विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है और विस्थापन अभिक्रिया को ही एकल विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया और उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो बच्चों, आज इन सभी अभिक्रियाओं के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग संयोजन अभिक्रिया, संयोजन संयोजन अभिक्रिया। तो चलिए देखते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एक पदार्थ का जब निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है ना। जब दो पदार्थ मिलकर, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एक पदार्थ का निर्माण जब करते हैं तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे देखते हैं, कोई पदार्थ A है और कोई पदार्थ B है और ये संयोग करके क्या बनाएगा? AB। क्या बनाएगा? AB। जैसे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक पदार्थ क्या हो गया? कार्बन, और दूसरा पदार्थ क्या हो गया? ऑक्सीजन। और ये दोनों के दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है? जल। क्या बनता है? जल। क्या बनेगा? जल। तो ये भी क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। तो बच्चों, हम लोग जब घर की पुताई करना जब हम लोग को होता है तो हम लोग बाजार से एक चूना खरीद करके लाते हैं, जो बोरिया में पैक रहता है, बोरी में, है ना। तो वो जो चूना होता है उसका सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या सूत्र होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम लोग कली चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कली चूना। और इसको हम लोग क्या करते हैं? किसी एक बाल्टी में डाल देते हैं और फिर उसमें पानी डालते हैं। क्या डालते हैं? पानी। क्या डालते हैं? पानी। और तब ये क्या बन जाता है? कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस, है ना। CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको
दूसरे तरीके से हम लोग बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। तो बच्चों, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को मार्केट से जब हम लोग खरीद करके लाते हैं और उसको एक बाल्टी में डालते हैं और बाल्टी में डालने के बाद क्या करते हैं? उसमें पानी डालते हैं। तो ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बना देता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हम क्या देख रहे हैं? इसमें दो दो पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो जब दो पदार्थ मिल करके किसी एक पदार्थ का निर्माण करे तो वह संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संयोजन अभिक्रिया। जब दो पदार्थ मिलकर जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एक पदार्थ का निर्माण करे तो उसे हम क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, वह पदार्थ तत्व भी हो सकते हैं या यौगिक भी हो सकते हैं, संयोग करके एकल उत्पाद यानी कि एक पदार्थ का अगर निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है? संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। हमने आपको एग्जाम्पल में बताया भी है कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर के क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाएगा? जल। तो बच्चों, इस तरफ जो भी पदार्थ है, कार्बन हो या ऑक्सीजन हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और इसको क्या बोलते हैं? प्रतिफल। क्या बोलते हैं? प्रतिफल। ये जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? अभिकारक। तो देखिए, इस रासायनिक अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड भी भाग ले रहा है, जल भी भाग ले रहा है, तो क्या बना रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरी ओर देखते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके क्या बना रहा है? जल बना रहा है। क्या बना रहा है? जल बना रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी का जस्ट उल्टा होता है वियोजन अभिक्रिया। क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया। क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है? दो पदार्थ मिलकर के किसी एक पदार्थ का निर्माण करेगा, लेकिन उसमें एक बड़ा पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा। क्या करेगा? उसमें एक बड़ा पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करेगा। तो चलिए देखते हैं वियोजन अभिक्रिया, है ना। जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, है ना, निर्माण करता है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, ये कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लोग बोलते हैं संगमरमर। क्या बोलते हैं? संगमरमर। ये संगमरमर टूट करके
क्या क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पोटेशियम क्लोरेट, ये क्या है? पोटेशियम क्लोरेट। क्या है? पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट टूट करके क्या बनाता है? पोटेशियम क्लोराइड। क्या बनाता है? पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। क्या बनाता है? पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। फेरस सल्फेट, क्या नाम है? FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट टूट करके क्या क्या बनाता है? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, इसको पढ़ेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, इसको पढ़ेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड और इसको पढ़ेंगे फेरिक ऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे? फेरिक ऑक्साइड और इसको पढ़ेंगे फेरस सल्फेट। क्या पढ़ेंगे? फेरस सल्फेट। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था? संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था कि दो पदार्थ मिल करके एक पदार्थ का निर्माण करता था। क्या करता था? दो पदार्थ मिल करके एक पदार्थ का निर्माण करता था। लेकिन वियोजन अभिक्रिया में, वियोजन है ना, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? एक बड़ा पदार्थ टूट करके दो छोटे छोटे पदार्थों में बट जाता है। एक बड़ा पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों में बट जाता है। आप देख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि दो नए पदार्थों में बट गया। पोटेशियम क्लोरेट टूटने के बाद क्या बना? पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। आप देख सकते हैं कि एक पोटेशियम क्लोराइड के टूटने से दो नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक फेरस सल्फेट के टूटने से तीन नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। मतलब संयोजन अभिक्रिया में संयोग होगा, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण करेगा। लेकिन वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा? एक बड़ा पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करेगा। तो बच्चों, ये हम लोग संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, दो अभिक्रिया हम लोग पढ़ लिए। अब तीसरा अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व दूसरे यौगिक में उपस्थित तत्व को विस्थापित कर देता है ना। एक पदार्थ क्या करता है? दूसरे यौगिक में उपस्थित पदार्थ को विस्थापित कर देता है। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, मतलब ये कि जो तत्व दूसरे यौगिक के तत्व को विस्थापित करता है, इसका मतलब वह तत्व क्या है? ज्यादा अभिक्रियाशील है, वह ताकतवर है ना। वह इतना ताकतवर है, उसको कहता है चल यहां से निकल, है ना, तुरंत उसको कान पकड़ के बाहर कर देता है। आप देखते हैं सभी जगह की जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत है ना, जिसके पास ताकत है उसी का दबदबा रहता है। तो इसमें भी हम लोग वही देखते हैं कि जो तत्व ज्यादा अभिक्रियाशील होगा उसी का दबदबा होगा। जैसे देखिए ये आयरन कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट, क्या नाम है? कॉपर सल्फेट। आयरन यानी कि लोहा का परमाणु संख्या 26। लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है आयरन का? 26। लोहा कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? फेरस सल्फेट। क्या बनाता है? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट और कॉपर। मतलब ये क्या करता है? ये लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को
कान पकड़ के बाहर कर देता है। आप देख सकते हैं कि ये कॉपर क्या है, बाहर आ चुका है। इसका मतलब ये है कि लोहा ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो जब एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से बाहर कर देता है अर्थात विस्थापित कर देता है, तो उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। जब एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया। देखिए जिंक कॉपर सल्फेट के साथ, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और कॉपर बनाता है, जिंक सल्फेट और कॉपर बनाता है। आपने देखा जिंक ने कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया किया और कॉपर सल्फेट से कॉपर को कान पकड़ के बाहर कर दिया, है ना, कॉपर सल्फेट से कॉपर को। इसका मतलब जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है, किससे, कॉपर से। लोहा ज्यादा अभिक्रियाशील है, किससे, कॉपर से। मतलब लोहा और जिंक दोनों के दोनों कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए दोनों ने कॉपर को कान पकड़ के बाहर कर दिया। नीचे देखिए, ये देखिए लेड, पीवी मतलब लेड, लेड है ना, लेड मतलब सीसा, सीसा। ये क्या करता है, कॉपर क्लोराइड, है ना, कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके, है ना, क्या करता है, कॉपर को कान पकड़ के बाहर कर देता है और लेड क्लोराइड बना देता है। क्या बना देता है, लेड क्लोराइड, लेड क्लोराइड बना देता है ना। इसको बोलते हैं जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। ठीक है, तो हमने विस्थापन अभिक्रिया सीख लिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या था, दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके किसी एक नए पदार्थ का निर्माण करता था, तो उसे बोलते थे संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, जब एक बड़ा पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक नए पदार्थ का जब निर्माण करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है ना, एक तत्व दूसरे यौगिक में उपस्थित तत्व को विस्थापित कर देता है, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया के लिए हम आपको कुछ समझाते हैं, जरा देखिए, है ना, देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, जैसे एक बड़ा यौगिक होता है, एक बड़ा यौगिक रहता है, जैसे देखिए ए बी और बी सी, ए बी और बी सी। अब ये क्या करता है, ये वाला इसके साथ अभिक्रिया कर लेता है, यानी ये वाला सी के साथ जुड़ जाता है तो ये सी बना देता है, और बी वाला सॉरी एक मिनट, जरा देखिए, फिर से देखिए क्या होता है, ए बी एक यौगिक है जो, और क्या है, ए बी सी डी, है ना। अब ये क्या करता है, ये वाला डी के साथ अभिक्रिया कर लेता है, ये क्या बना देता है, ए डी, और ये जो बी है ना, ये सी के साथ अभिक्रिया कर लेता है और ये बना देता है सी बी या बी सी, है ना। ये हमेशा ए वाला इसके बी वाले के साथ अभिक्रिया करेगा और ये बी वाले सी के साथ अभिक्रिया करेगा। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था, ए और बी मिल करके एक नया पदार्थ ए बी बनाता था। ये संयोजन अभिक्रिया में ऐसा होता था। कहाँ होता था, संयोजन अभिक्रिया में। और वियोजन में क्या होता था, ए बी टूट करके ए और बी बनता था, है ना। ये वियोजन अभिक्रिया में होता था, है ना। किस अभिक्रिया में, वियोजन अभिक्रिया में।
लेकिन ये क्या है, द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, ये A D के साथ मिल जाएगा और B C के साथ मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। दो यौगिक होगा और दोनों यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करेगा, है ना। एक धन आयन ऋण आयन के साथ मिल जाएगा, क्या करेगा, हमेशा जो इस तरफ जो होता है ना पहले वाला, इसको प्लस और इसको माइनस, है ना। जरा देखिए इसको क्या बोलते हैं, ये Na प्लस और Cl माइनस। जैसे इधर भी Ag प्लस और O3 माइनस। तो ये देखिए, ये प्लस वाला इस माइनस वाले के साथ अभिक्रिया कर दिया तो क्या बना दिया, NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट। क्या बनाया, सोडियम सोडियम नाइट्रेट, है ना। और देखिए क्लोरीन सिल्वर के साथ अभिक्रिया, देखिए ये प्लस वाला इस माइनस वाले के साथ मिल जाएगा, ये सिल्वर क्लोरीन के साथ मिलकर के सिल्वर क्लोराइड बना देगा। क्या बना देगा, सिल्वर क्लोराइड। तो आप देख पा रहे हैं कि एक प्लस है ना, एक प्लस वाला माइनस वाले के साथ अभिक्रिया करता है ना, यहाँ भी प्लस वाला माइनस वाले के साथ, है ना। तो ये धन आयन ऋण आयन के साथ अभिक्रिया करेगा हमेशा, यही होगा। इसमें भी अगर हम देखते हैं यहाँ भी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ देखिए ये हो जाएगा, ये पूरा के पूरा प्लस और ये पूरा के पूरा माइनस, ये पूरा के पूरा प्लस और ये पूरा के पूरा माइनस। तो ये प्लस वाला इस माइनस वाले के साथ अभिक्रिया करेगा। तो देखिए BaSO4 मतलब बेरियम सल्फेट, ये क्या होगा, बेरियम सल्फेट। क्या होगा, बेरियम सल्फेट। लेकिन यहाँ पर देखिए ये प्लस वाला इस माइनस वाले के साथ अभिक्रिया करेगा, यानी NaCl, ठीक है। अगर इसको हम लोग संतुलित करें तो आप देख सकते हैं कि बेरियम एक है तो बेरियम एक, सल्फेट SO4 तो इधर भी SO4। लेकिन यहाँ पर देखिए दो गो सोडियम दो गो क्लोरीन, यहाँ पर एक सोडियम एक क्लोरीन, यहाँ पे हम दो लगा करके इसको संतुलित भी कर सकते हैं। तीसरे में देखिए कॉपर, ये कॉपर हो जाएगा प्लस में, SO4 हो जाएगा माइनस में, H2 हो जाएगा प्लस में और सल्फर हो जाएगा माइनस में। तो ये कॉपर सल्फेट क्या बोलते हैं, सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो कॉपर सल्फाइड हो जाएगा। जब कॉपर सल्फर, है ना, सल्फर को क्या बोला जाता है, गंधक। सल्फर का दूसरा नाम क्या होता है, गंधक। और गंधक का परमाणु संख्या कितना होता है, 16। गंधक का परमाणु संख्या कितना होता है, 16। सल्फर का ही दूसरा नाम क्या होता है, गंधक। लिख लीजिए, सल्फर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गंधक। गंधक कहिए, है ना, या सल्फर कहिए, गंधक कहिए या सल्फर कहिए, किसको, एस को, है ना, सल्फर को ही। तो देखिए कॉपर सल्फर के साथ अभिक्रिया करके कॉपर सल्फाइड, और देखिए हाइड्रोजन सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बना दिया, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बना दिया, सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या बना दिया, सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, बैटरियम। सल्फ्यूरिक अम्ल का दूसरा नाम क्या होता है, बैटरी अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का दूसरा नाम क्या होता है, बैटरी अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को ही हम लोग दूसरा नाम में क्या बोलते हैं, बैटरी अम्ल। तो बच्चों याद रखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4, उसका दूसरा नाम बैटरी अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का दूसरा नाम क्या होगा, बैटरी अम्ल होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया समझ गए कि इसमें दो यौगिक क्या करेगा, अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करेगा, है ना। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, दो यौगिक
दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके, है ना, आपने देखा क्या कि दो यौगिक था और एक वाला अपना धन आयन दूसरे के ऋण आयन वाले के साथ अभिक्रिया कर लिया, है ना। पहले का ऋण आयन दूसरे के धन आयन वाले के साथ अभिक्रिया करके क्या किया, दो नए यौगिक बना दिया, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये द्विविस्थापन अभिक्रिया समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो, अर्थात उससे ऊष्मा निकलता है ना, क्या निकलता हो, ऊष्मा, है ना। ऊष्मा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, है ना, जिससे ऊष्मा का उत्सर्जन हो अर्थात ऊष्मा निकलता हो, तो उसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे देखिए, जब हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऊष्मा। उसी तरीके से, है ना, हमने आपको बताया, आप देखे होइएगा कि जब बाजार से हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को खरीद करके लाते हैं, यानी कली चूना, इसको लाते हैं कली चूना को, इसको लाते हैं कली चूना को, और फिर उसको क्या करते हैं, एक बाल्टी में डाल देते हैं, है ना। और बाल्टी में डालने के बाद उसमें फिर अलग से क्या डालते हैं, पानी। तो आप देखते होइएगा कि उसमें से भाप निकलना शुरू हो जाता है, अर्थात इस अभिक्रिया में क्या बनता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो क्या क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊष्मा क्या निकलता है, भाप के रूप में जो निकलते रहता है वो क्या रहता है, ऊष्मा। अगर आप हो सकता है अगर आप उस बाल्टी के पेंदी को अगर आप छू करके देखिएगा तो आपका हाथ भी पक सकता है ना। तो कभी आपको मौका मिले, आपके घर की रंगाई पुताई हो, तो उस वक्त ऐसी अभिक्रिया हो, जब चूना को जब पानी में डालते हैं, है ना, जिस बर्तन में डालेंगे उस बर्तन का आप पेंदी छू करके देखिएगा, वह पेंदी गर्म रहता है। और जिस समय हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते हैं तो देखिएगा वह उबलने लगता है, अर्थात उसमें से ऊष्मा निकलने लगता है। इसीलिए ये क्या हो जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऊष्मा शोषी। नामे है शोषी, मतलब शोषण करने वाला, है ना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कहने का मतलब ये होगा, उस रासायनिक अभिक्रिया में हमें ऊष्मा देना होगा, ऊष्मा देंगे तब ये वह रासायनिक अभिक्रिया होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप देखिए, जैसे सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड को यहाँ पर देना पड़ता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। आप देखते हैं सूर्य का प्रकाश क्या है, ऊष्मा है ना, ऊर्जा देता है ना। तो सिल्वर क्लोराइड को जब हम धूप में छोड़ देते हैं तो क्या क्या बनता है, सिल्वर और क्लोरीन। क्या बनता है, सिल्वर और क्लोरीन। उसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड को जब धूप में छोड़ देते हैं, यानी कि उसमें क्या देते हैं, सूर्य का प्रकाश। इसमें भी क्या देते हैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश देते हैं। क्या देते हैं, सूर्य का प्रकाश, है ना। क्या देते हैं, सूर्य का प्रकाश। तो बच्चों ध्यान दीजिए, सूर्य का प्रकाश, है ना, क्या देंगे, सूर्य का प्रकाश, है ना। तो क्या बनेगा, सिल्वर और ब्रोमीन, है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें क्या देना पड़ रहा है, प्रकाश। कौन सी ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा देना पड़ रहा है, प्रकाश ऊर्जा। क्या देना पड़ रहा है, प्रकाश ऊर्जा। ये हो गया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, अवक्षेपण, है ना। तो इसमें क्या होता है, यह एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें एक ठोस पदार्थ किसी विलयन से बाहर आ जाता है ना, विलयन से वह पृथक हो जाता है। जैसे आप देखे होइएगा, किसी तालाब से एक बाल्टी आप पानी ले आए और उसको कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, तो पेंदी में क्या होता है, कीचड़ जमा हो जाता है। वही जो कीचड़ जो ठोस
पदार्थ है, ठोस के जैसा, वही क्या हो गया, अब क्षेप हो गया। क्या हो गया, अब क्षेप होता है। उसी प्रकार इसमें भी हम देखते हैं, जब सोडियम क्लोराइड को, सोडियम क्लोराइड मतलब ये नमक का सूत्र है, ये क्या है, नमक का सूत्र है बच्चों, याद रखेंगे। सोडियम क्लोराइड NaCl, 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 ये क्या है, नमक। क्या होगा, नमक। क्या होगा, नमक, है ना। अब जब हम इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट के साथ जब हम अभिक्रिया करवाते हैं, और इसको बोलते हैं, रासायनिक नाम NaCl का हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। एक लवण है, ये क्या है, लवण क्लोराइड, है ना। जब सोडियम क्लोराइड, है ना, नमक का सूत्र, जब इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो ये क्या बन जाता है, AgCl। यह ठोस होता है, किस रूप में रहता है, ठोस के रूप में। और क्या बनता है, NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट। क्या बनता है, 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 सोडियम नाइट्रेट, है ना। जब सोडियम क्लोराइड को, सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है। तो ये जो पदार्थ है सिल्वर क्लोराइड, आप देख पा रहे हैं, यही क्या है, अवक्षेप है। क्या, यही अवक्षेप है। क्या, ये अवक्षेप है। क्या है, अवक्षेप है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और जल। क्या बनाता है, लवण और जल। जब कोई अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और जल। क्या बनाता है, लवण और जल। और इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब कोई अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके, जब कोई अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कोई अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है उसे क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, अम्ल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्या है, भस्म है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, भस्म है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, भस्म है। जब ये अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण। क्या बनाता है, NaCl क्या है, लवण जिसको नमक बोलते हैं, और H2O क्या है, जल है। तो आप देख पा रहे हैं एक अम्ल एक भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहा है। जब भी ऐसी अभिक्रिया हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका दूसरा नाम हम आप लोग को क्या बताए थे, बैटरी अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, बैटरी अम्ल। क्या होता है, बैटरी अम्ल होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल एक भस्म के साथ, इसके साथ एक भस्म के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम सल्फेट, यह क्या है, लवण होता है, पोटेशियम सल्फेट और जल का निर्माण करता है। पोटेशियम सल्फेट और जल का, लवण और जल का। याद रहे, आपसे अगर कोई पूछे या आपको अगर परीक्षा में पूछा जाए कि दो लवण का उदाहरण दे तो आप एक सोडियम क्लोराइड और एक पोटेशियम सल्फेट का उदाहरण आप लिख सकते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl और पोटेशियम सल्फेट K2SO4, ये दोनों के दोनों लवण है। ये दोनों के दोनों उदाहरण आप लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट,
नेक्स्ट है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण, ऑक्सी नाम में है ऑक्सी, मतलब इसमें ऑक्सीजन का संयोग होगा और हाइड्रोजन का वियोग होगा। यह एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होगी जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, है ना। ऑक्सीजन बाहर हो जाए, सॉरी, ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, है ना। मतलब हाइड्रोजन का निष्कासन हो जाएगा, हाइड्रोजन का निष्कासन होगा और ऑक्सीजन का जुड़ाव होगा। ऑक्सीजन जुड़ेगा, क्या होगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो और हाइड्रोजन का वियोग हो, अर्थात हाइड्रोजन का निष्कासन हो, तो उसे क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो और हाइड्रोजन का वियोग हो, तो उसे क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, है ना। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है ना, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है और जुड़ने के बाद क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसी प्रकार से दूसरा में आप देख लीजिए कि सल्फर ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है ना बच्चों, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है ना, आप समझ पा रहे हैं ना, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। सल्फर ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। उसी प्रकार कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसी प्रकार अगर हम यहाँ देखें तो हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बाहर निकल रहा है ना, और इधर क्या बन रहा है, मैग्नीज क्लोराइड, जल और क्लोरीन, मैग्नीज क्लोराइड, जल और क्लोरीन, है ना। तो आप देख रहे हैं कि क्लोरीन से हाइड्रोजन बाहर होकर के यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है ना। तो ये जो अभिक्रिया है बच्चों, हम थोड़ा नेक्स्ट जब पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और अवकरण, तो उसमें हम आपको समझाएंगे ये जो अभिक्रिया, इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अवकरण भी हो रहा है, अर्थात उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी। इसको आप छोड़ दीजिए, आप इस तीनों एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, संयोग कर रहा है, इसमें ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है और क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सल्फर ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहा है, क्या बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अवकरण अभिक्रिया को बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया। तो जरा ध्यान दीजिए, इसमें क्या होगा, इसमें उल्टा होगा। ऑक्सीकरण में, ऑक्सीकरण में, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता था, ऑक्सीजन जुड़ता था, ऑक्सीजन जुड़ता था, ऑक्सीजन का जुड़ाव होता था, ऑक्सीजन जुड़ता था, क्या होता था, ऑक्सीजन जुड़ जाता था और हाइड्रोजन निष्कासित हो जाता था। क्या हो जाता था, निष्कासित हो जाता था, यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बाहर हो जाता था और ऑक्सीजन जुड़ जाता था। लेकिन अवकरण में क्या होगा, अवकरण में उल्टा होगा, अवकरण में इसका उल्टा होगा, है ना। क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकलेगा, यानी ऑक्सीजन का निष्कासन हो जाएगा, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, निष्कासन। क्या हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। इसमें क्या है, ऑक्सीजन जुड़ जाता था और हाइड्रोजन बाहर निकलता था, यानी कि हाइड्रोजन का निष्कासन हो जाता था। तो ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक दूसरे के क्या होता है,
उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, इसमें हाइड्रोजन निष्कासित होता है तो इसमें ऑक्सीजन निष्कासित होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का निष्कासन हो, है ना, क्या कहलाता है? निष्कासन हो, उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है कि ना, और हाइड्रोजन का जुड़ना है अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीजन का जुड़ना है ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है? जुड़ रहा है। तो यहाँ भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके क्या बना रहा है? जल बना रहा है। याद रखिए, जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, है ना, अवकरण के फलस्वरूप, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अवकरण के फलस्वरूप जल बनता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के अवकरण के फलस्वरूप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, जरा ध्यान दीजिए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, है ना, ऑक्सीकरण को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और अवकरण को बोलते हैं, अवकरण को बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन, है ना, क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन, है ना। तो क्या होता है? अवकरण में का RED 3 अक्षर और ऑक्सीकरण का 2 अक्षर, है ना। इसका 3 अक्षर रिडक्शन का और ऑक्सीडेशन का 2 अक्षर मिल करके क्या बना देता है? RED और इसका OX, रेडॉक्स। क्या हो जाता है? रेडॉक्स। मतलब यह एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होगी जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों क्या होगा? साथ साथ होगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ हो, उसे क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ हो, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन, ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं और अवकरण को अपचयन भी कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ हो, है ना, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। आप देख सकते हैं कि इस कैल्शियम ऑक्साइड में क्या हो रहा है? जरा देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको जरा देखिए ध्यान से। ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कैल्शियम से ऑक्सीजन निकल जाता है, बेचारा क्या बन जाता है? अकेला कॉपर, है ना, कैल्शियम बोला, सॉरी, कॉपर ऑक्साइड CuO। कॉपर से क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड से, है ना, ऑक्सीजन बाहर आ जाता है। तो ऑक्सीजन का बाहर आना ही क्या कहलाता है? अवकरण। अवकरण, है ना, इसी को बोलते हैं अपचयन। अपचयन, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे आप कुछ देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं?
कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, अर्थात क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, एक साथ दो दो अभिक्रिया हो रहा है। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या होता है, अपचयन। अपचयन, ठीक है, अपचयन। तो आप देख रहे हैं अवकरण, सॉरी उपचयन न होगा, जरा ध्यान दीजिए, ऑक्सीकरण को उपचयन बोलते हैं। तो इसमें हो क्या रहा है, दो दो अभिक्रिया एक साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर आ गया, तो ऑक्सीजन का बाहर होना, ऑक्सीजन का बाहर होना, निष्कासित होना क्या कहलाता है, अवकरण। तो अवकरण अभिक्रिया। और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है ना, उसमें से ऑक्सीजन निकल करके इसमें जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फर बनाता है। तो जरा ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन सल्फाइड से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या हो रहा है, अब जरा ध्यान दीजिए, सल्फर 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 का क्या हो रहा है, सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन हट रहा, तो हाइड्रोजन अगर बाहर निकलता है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। जरा ध्यान दीजिए, ऑक्सीकरण, है ना। आप देख रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है ना, तो वो हो जाएगा क्या, हाइड्रोजन का बाहर निकालना ऑक्सीकरण। लेकिन क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है। कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, तो आप देख पा रहे हैं कि सॉरी क्या हो रहा है, ये एक मिनट, हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन का जुड़ना, है ना, हाइड्रोजन का जुड़ जाना। तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, अवकरण होता है, अवकरण होता है, अवकरण होता है। हाइड्रोजन का जुड़ना, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसलिए अवकरण अभिक्रिया होगा बच्चों। तो आपको रेडॉक्स अभिक्रिया भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण के कुछ प्रभाव, है ना, जैसे देखिए भोजन का पचना, भोजन का पचना, भोजन का पचना। आप देख सकते हैं कि जब भोजन हम लोग जब करते हैं, है ना, तो वह कथी का निर्माण करता है, ग्लूकोज का। क्या होता है, ग्लूकोज का। और फिर वही शरीर में जो ग्लूकोज होता है वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है। क्या देता है, ऊर्जा देता है। इसलिए भोजन का पचना, भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। क्या होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया होगा बच्चों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, या ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब देख सकते हैं, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वह हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीकृत होता है, मतलब वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है ना। और इस ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होता है, ऊष्मा ऊर्जा, ठीक है, जो हमारे शरीर का तापमान, जिससे क्या होता है,
हमारे शरीर का तापमान कायम रहता है। आप देख सकते हैं हमारे शरीर का तापमान कम हो जाता है तभी भी प्रॉब्लम, तापमान बढ़ जाता है तभी भी प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता है। तो जरा ध्यान दीजिए, तो इस फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है जिससे हमारे शरीर का तापमान कायम रहता है एवं हमें शारीरिक कार्य, हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है? ऊर्जा प्रदान करता है ना, या बल मिलता है। क्या मिलता है? बल मिलता है ना, बल प्राप्त होता है ना। तो क्या बोलेंगे, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वह हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीकृत होता है। क्या होता है? ऑक्सीकृत होता है, और वह ऑक्सीकृत होने के बाद इस ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होता है, मतलब ऊर्जा मिलता है, ऊष्मा ऊर्जा मिलता है जिससे हमारे शरीर का तापमान कायम रहता है और हमें शारीरिक कार्य करने के लिए क्या प्राप्त होता है? बल प्राप्त होता है, यानी कि ऊर्जा प्राप्त होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दैनिक जीवन में आगे देखिए, भोजन का दुर्गंधित होना। आप देख सकते हैं कि भोजन को, जैसे रात में भोजन बनता है और हम लोग खा लेते हैं और भोजन खाने के बाद कुछ बच भी जाता है ना, तो उसको जब सुबह में देखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? बासी। उस भोजन को क्या बोलते हैं? बासी भोजन, है ना। आज का भोजन अगर कल उसको खाते हैं तो उस भोजन को क्या बोलेंगे? बासी भोजन। क्या बोलेंगे? बासी भोजन। क्या बोलेंगे? बासी भोजन, है ना। तो चलिए आज का कल खा लेते हैं तो वो तो चल भी जाता है, लेकिन कल के बदले परसों खाइए तो उससे गंध आने लगती है ना। कहने का मतलब ये है कि वह भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है, और उससे क्या हो जाता है? दुर्गंध आने लगता है। क्या हो जाता है? दुर्गंध हो जाता है ना। तो जरा देख लीजिए, भोजन में उपस्थित वसा और तेल, भोजन में उपस्थित वसा और तेल काफी समय के पश्चात वायु के ऑक्सीजन, वायु में बहुत सारे गैस उपलब्ध है, उसमें एक ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन द्वारा क्या होते हैं? वो ऑक्सीकृत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ऑक्सीकृत हो जाते हैं, है ना, जिससे भोजन के गंध एवं स्वाद अप्रिय हो जाते हैं ना। गंध बहुत खराब हो जाता है और स्वाद भी अप्रिय, जिससे कि खाया नहीं जा सके। तो ये भी आप समझ गए होंगे। तीसरा पॉइंट ये है श्वसन की क्रिया। जब श्वसन होती है ना, देखिए भोजन का पचना, भोजन का पचना या भोजन जब वह खराब हो जाता है, भोजन से दुर्गंध आना, या है ना, ये दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़े ना, भोजन का दुर्गंधित होना, या तीसरा पॉइंट में श्वसन की क्रिया। ये तीनों के तीनों ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या है? तीनों के तीनों ऑक्सीकरण अभिक्रिया। भोजन का पचना हो या भोजन का दुर्गंधित होना हो या सांस श्वसन की क्रिया। कौन सी अभिक्रिया? श्वसन की क्रिया। कैसी क्रिया? श्वसन की क्रिया। ये तीनों के तीनों ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें भी जरा देखिए, इस क्रिया में वायु के ऑक्सीजन द्वारा हमारे शरीर में उपस्थित कोशिका के अणु, है ना, कोशिका का जो अणु होता है वो क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है। किससे? वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से, है ना। हमारे शरीर में जो कोशिका है उसका जो अणु है, वह कोशिका का अणु वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के द्वारा क्या होता है? ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत होने के बाद उसमें क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, कि जैसे ही हम लोग सांस छोड़ते हैं श्वसन क्रिया के दौरान, वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे शरीर से क्या होता है? बाहर आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आ जाता है ना, जो हमारे द्वारा श्वास छोड़ने के क्रम में, है ना, बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट ये रहा। चलिए अब हम आगे देखते हैं भोजन को दूषित या अप्रिय होने से रोकने के उपाय। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर कोई भी भोजन अगर वसा युक्त है, मतलब तैलीय, वसा युक्त मतलब तैलीय भोजन, जिसको हम लोग तेल में छानते हैं, फ्राई कर देते हैं, है ना, जैसे समोसा हो गया, लिट्टी हो गया, है ना। बाजार में बहुत सारे लोग जिसको हम लोग बचका भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बचका, है ना, पूरी बनाते हैं, पुआ बनाते हैं, सबको तेल में छानते हैं। ये सब के सब जो है ना वसा युक्त पदार्थ है ना। तो वसा युक्त भोजन में एंटीऑक्सीडेंट अगर मिला देते हैं, है ना, तो भोजन का ऑक्सीकरण रुक जाता है। अगर भोजन का ऑक्सीकरण रुक गया अर्थात तो भोजन ऑक्सीकृत नहीं होगा, तो उसमें दुर्गंध
नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखने से, है ना, भोजन को नहीं बोलते रे फ्रीज रख लो, फ्रीज खरीद लो, फ्रीज में भोजन को डाल दो, है ना, जो भी खाना अगर आप फ्रीज में डाल देते हैं तो उसमें क्या होता है, भोजन बासी नहीं होता है, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होता है, भोजन ऑक्सीकृत नहीं होता है, भोजन उसमें सुरक्षित रहता है। अगर उस भोजन को हम लोग करते हैं, भोजन को खाते हैं तो उससे हमारा तबीयत खराब नहीं होगा। लेकिन एक ऑक्सीकृत भोजन अगर हम करते हैं तो हमें तरह तरह की बीमारियां हमारे शरीर में हो सकती है, हमारी तबीयत बिगड़ सकती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि भोजन को ऐसे बर्तन में रखिए जिसमें ऑक्सीजन ना हो, ऑक्सीजन ना हो। जैसे देखते हैं ये भी जो जंक फूड सब जो है, जैसे कि ये क्या बोलते हैं, कुरकुरे, कुछ ये सब जो होता है, इस सब के पॉलीथीन में नाइट्रोजन से भी ज्यादा हल्का गैस उसमें भरा जाता है, ताकि वह जो है, जो खाने वाला जो सामान है वह ऑक्सीकृत ना हो, है ना। आप देख सकते हो वो पैकेट कितना फूला हुआ रहता है ना, तो उसमें नाइट्रोजन जैसी या नाइट्रोजन से हल्की गैसें उसमें भरी जाती है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं रहती। अगर ऑक्सीजन रहेगी तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा और वह खराब हो जाएगा। ठीक है। तो भोजन को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए हमें सबसे पहले कि भोजन को या तो एंटीऑक्सीडेंट भोजन में मिला दीजिए, या भोजन को फ्रीज में रख दीजिए, या भोजन को ऐसे बर्तन में रखिए जिसमें ऑक्सीजन ना हो। ये 3 उपाय हम लोग करके भोजन को दुर्गंधित होने से, दूषित होने से बचा सकते हैं। ठीक है। तो ये चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, एलपीजी, है ना। हम लोग घर में जो गैस, रसोई में जो गैस उपयोग करते हैं खाना बनाने के लिए, है ना, वह कौन सा गैस होता है, एलपीजी गैस होता है। कौन सा गैस होता है, एलपीजी गैस, है ना। तो एलपीजी गैस का फुल फॉर्म जो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि एलपीजी का फुल फॉर्म लिखे, तो आप लिखिएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अच्छा चलिए एक बात आप ध्यान रखिए, एलपीजी गैस में कोई गंध नहीं होता है, लेकिन वह बहुत ज्वलनशील होता है। क्या होता है, बहुत ज्वलनशील होता है। इसलिए एलपीजी गैस में एक गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है, उसका नाम होता है एथिल मर्कैप्टन, है ना। जैसे ही गैस का रिसाव होता है, उसके साथ साथ ये पदार्थ भी उसके साथ रिस करके निकलने लगता है, और जैसे ही ये निकलता है तो गंध चारों तरफ फैल जाती है। तो हमें ये पता चलता है कि शायद गैस कहीं से लीकेज हो रहा है, अर्थात गैस का रिसाव हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, रेगुलेटर को, स्विच को ऑफ कर देते हैं, यानी कि बंद कर देते हैं। ठीक है। तो एलपीजी गैस में कौन सा गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है, एथिल मर्कैप्टन, एथिल मर्कैप्टन, जिसका रासायनिक सूत्र C2H5SH होता है, C2H5SH होता है। तो बच्चों आपका ये रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये चैप्टर आपका आज समाप्त होता है ना। हमें उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसमें जो बेल आइकन होता है उसको क्या करेंगे हम लोग, क्लिक करके, है ना, ताकि अगर उसको हम बेल आइकन को क्लिक कर देते हैं, है ना, और क्लिक करने के बाद वो जो ऑल होता है, ऑल को सिलेक्ट करके जब क्लिक कर देते हैं तो उससे क्या होता है, जो भी वीडियो हम YouTube पे आपको डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा कि आपको आज ये वीडियो डाला गया। आपको पता चलेगा कि सर आज ये वीडियो डाले हैं, और आप अपने जरूरत के अनुसार आप वो चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, है ना, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, वीडियो को शेयर भी करेंगे, और बेल आइकन के बटन को भी दबा करके वो जो ऑल जो होता है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट जैसे ही आप कर लीजिएगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो बच्चों, तो चलिए इसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर, है ना, केमिस्ट्री का अम्ल, क्षार और लवण पढ़ेंगे, है ना।
तो अभी ये क्या हुआ, ये चैप्टर अभी समाप्त हुआ है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर करेंगे, है ना, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग क्या करेंगे, है ना, जितने इसका 3 वीडियो है ना, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर ये वाला हो जाएगा लेक्चर 3। ये तीनों के तीनों वीडियो आप बारी बारी से देख करके खूब अच्छे से पढ़ करके याद करके फिर हम आपको मिलेंगे चौथे वीडियो लेकर के। उसमें हम आपसे क्वेश्चन करेंगे और आपको उसमें जवाब देना होगा। अगर आपको याद रहेगी तो आप जवाब दे पाइएगा, अगर आपको याद ना रहेगी तो आप जवाब नहीं दे पाइएगा। अगर आपको याद ना रहे तो हम आपको ये कहेंगे कि जितने भी क्वेश्चन आंसर हम आपको करवाएंगे उसको आप नोट करके उसको आप दोबारा से आप याद कर लेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।